हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल थॉट में आज हमारा टॉपिक होगा। आज हमारे अगले थिंकर होंगे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन होंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम आज पढ़ेंगे, जिनका टाइम पीरियड था 1861 to 1941। 1861 to 1941 का इनका टाइम पीरियड था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इनका जो जन्म हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में एक संपन्न परिवार में था। क्या? संपन्न परिवार में हुआ था। इन्होंने लेकिन संपन्न होने के बावजूद भी ये क्या अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं किया। और 1900 अब देखिए उनकी पॉलिटिकल और महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। तो 1918 में सेडिशन एक्ट आया था। सेडिशन एक्ट का विरोध किया। सेडिशन एक्ट का विरोध किया। और 1911 में क्या लिखा? जन गण मन की रचना। जन गण मन की रचना कब किया? 1911 में। 1913 में इन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार मिला। किसके लिए? गीतांजलि। किसके लिए? इनकी उपन्यास गीतांजलि के लिए क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। और साथ ही साथ नाइट की उपाधि मिली। क्या मिली? नाइट की उपाधि भी मिली। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। 1919 में जानते हैं बहुत बड़ी भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी घटना होती है। क्या होती है? जालियांवाला बाग। क्या होती है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और लोग इसको क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। लोग प्रदर्शन करते हैं। और इसी के विरोध में तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने क्या किया? अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। क्या कर दी? नाइट की जो उपाधि थी उन्होंने क्या की? त्याग दी। इन्हें अंग्रेजों को वापस लौटा दी। 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1941 में क्या होती है? रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी। अब जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी है। जैसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत। कौन? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान जो क्या है? अमार सोनार बांग्ला। कौन है? अमार सोनार बांग्ला। देखिए जब बंगाल विभाजन हुआ था तो इसी गीत को गाते हुए बांग्लादेश के लोगों ने क्या किया? तो बंगाल के लोगों ने विरोध किया था, एकजुटता दिखाई थी। 1905 में बंग भंग आंदोलन में भाग लिया था। 1905 में बंग भंग आंदोलन में क्या किया था? भाग लिया था। क्या था? बंग भंग आंदोलन में भाग लिया था। और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की
स्थापना किया था किसने, जो बाद में शांति निकेतन का नाम जाएगा, जो बाद में शांति निकेतन आदि देगा तो देखने को मिलेगा के नाम से जाना गया। और 1951 में जिस राज्य हुआ उसके बाद 1951 में ये जो भारतीय विश्वविद्यालय था इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। क्या मिला, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। और एक अपवाद यह है कि हर एक विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। लेकिन इसका जो चांसलर है क्या है, इसका चांसलर कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। किसका शांति निकेतन विश्वविद्यालय का कौन चांसलर, प्रधानमंत्री है। इन्हें जो गुरुदेव की उपाधि, इन्हें जो है गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी ने क्या क्या किया, गुरुदेव की उपाधि दिया था। जॉर्ज लुकास ने, कौन, जॉर्ज लुकास ने इन्हें पूंजीवाद का प्रतिनिधि कहा था। क्या कहा था, पूंजीवाद का प्रतिनिधि। क्या था, पूंजीवाद का प्रतिनिधि कहा किसने, जॉर्ज लुकास ने। किसने, जॉर्ज लुकास ने पूंजीवाद का प्रतिनिधि कहा। ये तो था रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ जीवन से संबंधित घटनाएं और उनका परिचय। आप देखते हैं कुछ इनके कार्य इनके द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, जैसे 1910 कब 1910 में उन्होंने लिखा गीतांजलि। क्या लिखा, गीतांजलि लिखा। और उस गीतांजलि के लिए ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव। क्या होता है, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव इसमें दर्शाया गया था। इसके गीतांजलि के लिए क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। 1910 में आता है एक उनका बहुत ही महत्वपूर्ण गोरा, जो क्या है, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। उसके बाद 1911 क्या लिखा, जनगण मन लिखा 1911 में। अगला है 1916, क्या लिखा, स्पिरिट ऑफ जापान किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसको 1916। फिर 1916 में ये तो लिखा नेशनलिज्म स्ट्रे बर्ड्स, नेशनलिज्म स्ट्रे बर्ड्स लिखा। आगे 1917, कब 1917 में लिखा नेशनलिज्म। क्या लिखा, नेशनलिज्म लिखा 1917 में। आगे 1920, अगला है 1920 में क्या लिखा, 1920 लिखा साधना, द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ। क्या लिखा, साधना, द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ लिखा किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद 1922 में महत्वपूर्ण पुस्तक क्रिएटिव यूनिटी। क्या है, क्रिएटिव यूनिटी। 1931 में आता है द रिलीजन मैन, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पुस्तक आता है द गार्डनर और द होम एंड वर्ल्ड। द होम एंड
वर्ल्ड क्या है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है जो रविन्द्रनाथ टैगोर पर महत्वपूर्ण है, वैसे तो बहुत पुस्तक लिखे गए हैं। एक पुस्तक है द एसेंशियल टैगोर, द एसेंशियल टैगोर 2011 में लिखा गया। कौन लिखा? तो फखराल आलम। कौन? फखराल आलम और राधा चक्रवर्ती। कौन? राधा चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया कौन? द एसेंशियल टैगोर पुस्तक। ठीक है, तो अब इन जो रविन्द्रनाथ टैगोर इनके कुछ विचारों को देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के कुछ विचारों को देखते हैं। तो क्या देखते हैं? विचार। रविन्द्रनाथ टैगोर के कुछ विचार। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म। क्या दिया है? स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, किससे प्रभावित थे? किससे प्रभावित थे? तो ये जो थे कबीर से। किससे? कबीर से प्रभावित थे। उपनिषद से प्रभावित थे और बुद्धिज्म प्रभावित थे और मिडिवल इंडियन स्पिरिचुअलिज्म, मिडिवल जो मध्यकालीन भारत के भक्त थे, जैसे रज्जब। कौन? रज्जब और रविदास। इन सबों से क्या थे? रविन्द्रनाथ टैगोर प्रभावित थे। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रभावित थे। अधिकार के बारे में क्या बोलते हैं? ये जो है राइट्स, यानी अधिकार के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बोलते हैं? तो कहते हैं कि दास्ता से हृदय में दैवीय प्रकाश क्षीण होता है। यानी दास्ता को, स्लेवरी को क्या करते हैं? यह बेकार बनाते हैं और कहते हैं आत्मनिर्भर बनने की सलाह देते हैं। कहते हैं अधिकारों के लिए व्यक्ति और समूह दोनों को शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी अपने आप को शक्तिशाली बनाने की बात करते हैं। कौन? यानी अधिकारों पर अधिक बल देते हैं। मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए भीख नहीं मांगना चाहिए, उसे स्वयं अर्जित करना चाहिए। यानी अपने अधिकारों के लिए क्या करना चाहिए? अपने आवश्यकताओं के लिए अपने खर्च को स्वयं से लेना चाहिए, भीख मांगना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है? इससे दैवीय प्रकाश क्षीण होता है। भारत के लोगों के लिए आप निर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं। तो क्या करते हैं? दास्ता को व्रत बोलते हैं। क्या होते हैं? दास्ता को व्रत बोलते हैं और कहते हैं क्या? स्वयं अर्जित करे। अपनी जो आवश्यकता है उसको स्वयं अर्जित करने की बात करते हैं। और आत्मनिर्णय का अधिकार क्या करते हैं? आत्मनिर्णय क्या करते हैं? आत्मनिर्णय के अधिकार को समर्थन देते हैं। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम। क्या है? फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। क्रिएटिव फ्रीडम, रचनात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। क्रिएटिव फ्रीडम का मतलब क्या करते हैं? ये कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता पर विशेष बोलते हैं। सृजनशील चेतना का विकास होता है और सकारात्मक स्वतंत्रता पृथक व्यक्तियों के रूप में, नए व्यक्तियों पूरे समाज के रूप में है। तो क्या है? क्रिएटिव फ्रीडम के समर्थक है। अगला है स्वतंत्रता के 4 अवस्थाएं। क्या है? 4 अवस्थाएं स्वतंत्रता करने के लिए 4 अवस्थाएं क्या है? तो व्यक्तित्व की पूर्णता होती है। व्यक्तित्व से ऊपर उठकर समाज एकात्मक होता है और समाज से ऊपर उठकर विश्व के साथ एकात्मकता की भाव आती है और विश्व से परे अन्यत्र विलीन होना ही क्या है? सब स्वतंत्रता का विभिन्न चरण है। अगला है आध्यात्मिक मानववाद। क्या है? आध्यात्मिक मानववाद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आध्यात्मिक मानववाद की
बात करते हैं और कहते हैं कि विवेकानंद की भांति ईश्वर में विश्वास करने वाले मानव रहते हैं। जो विवेकानंद विश्वास करते हैं, रवीन्द्रनाथ टैगोर मानव में विश्वास करते थे और महायान से, जो आध्यात्मिक मानव होते हैं, यह रवीन्द्रनाथ टैगोर का महायान से प्रभावित है और सामाजिक कर्तव्य का महत्व बल देता है, सामाजिक कर्तव्य का महत्व बल देता है। इन्होंने इतिहास की सामाजिक व्याख्या भी की है और कहा है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, न कि राजनीतिक प्राणी। मनुष्य को सामाजिक प्राणी बताया है, जो सबको ही बोलता है, और राज्य के कार्यों में कभी चाहते हैं, कहते हैं मानव को विकास करना है तो क्या राज्य के अधिकारों को सीमित करना होगा। क्या करना होगा? राज्य के अधिकारों को सीमित करना होगा और व्यक्ति को बढ़ावा देना होगा। राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है। क्या है? राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद को यह दंडात्मक युद्ध बताते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद क्या बोलते हैं? दंडात्मक युद्ध की संज्ञा देते हैं। दंडात्मक युद्ध की संज्ञा देते हैं किसको? राष्ट्रवाद को। तो कहते हैं राष्ट्रवाद की तुलना, इन्होंने राष्ट्र की तुलना हाइड्रोलिक प्रेस से की है। राष्ट्र की तुलना हाइड्रोलिक प्रेस से की है और संशयात्मक सार्वभौमिकवाद, क्या सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म का कंसेप्ट देते हैं कौन? रवीन्द्रनाथ टैगोर। और ये जो है पश्चिमी संस्कृति में विश्वास करते हैं। किसमें करते हैं? पश्चिमी और पूर्वी संस्कृति, पश्चिमी और पूर्वी संस्कृति में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं कौन? रवीन्द्रनाथ टैगोर। कहते हैं प्राच्य और पाश्चात्य की संस्कृतियों का समन्वय में विश्वास करते हैं और पश्चिमी संस्कृति के बुद्धिवाद, विज्ञानवाद और मानववाद का समर्थक है। इन्होंने जो पश्चिम में, वेस्टर्न कंट्रियों में बुद्धिवाद, विज्ञानवाद और मानववाद का समर्थन करते हैं। तो आशा करता हूँ कि बात आप लोगों को समझ में आए होगी। ये थे हमारे महत्वपूर्ण इंडियन थिंकर रवीन्द्रनाथ टैगोर। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि भी इस ज्ञान को लाभ उठा सके। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।